मैं यहाँ से मैं ऑफ कर देता। ऑलराइट, चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं कि टाइम हमारे पास वैसे लेट हो गया, तो 9 o'clock शार्पली हमको शुरू करना था। सो लेट्स स्टार्ट। तो केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस में हम 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिएक्शंस के बारे में देख रहे थे, राइट। तो अब क्या है ना, तो लेट्स अंडरस्टैंड जो 4 टाइप्स था। पहला वाले हमने देखे थे कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन था, सेकेंड था डिकम्पोजिशन, है ना। इसके एक एक एग्जाम्पल हम आपको होमवर्क करने के लिए बोला था, राइट। देन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, देन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, है ना। डन। तो अब इसके अलावा हम एंडोथर्मिक रिएक्शन देखें एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन देखें। अब वन मोर इम्पोर्टेंट क्लास ऑफ केमिकल रिएक्शन जहाँ एग्जाम में अक्सर आता है, दैट इज़ रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। तो रेडॉक्स रिएक्शन इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन। अब ये रेडॉक्स रिएक्शन में होता क्या है, तो रिडक्शन के बारे में देखें। वन इज़ रिडक्शन रिएक्शन एंड अनदर वन इज़ ऑक्सीडेशन रिएक्शन। सो इन अ केमिकल रिएक्शन, कोई भी केमिकल रिएक्शन, दोनों ऑक्सीडेशन भी दिखेगा एंड रिडक्शन प्रोसेस भी दिखेगा। वैसे वाले केमिकल रिएक्शन को हम बोलेंगे रेडॉक्स रिएक्शन। छोटे से एक एग्जांपल ले लेते हैं ताकि आपको समझने में आसान होगा। तो वन सिंपल एग्जांपल इज़ यहाँ पे ZnO प्लस C गिव्स Zn प्लस Cu। तो यहाँ पे क्या है, जिंक ऑक्साइड जब कार्बन के साथ में कंबाइन करता है तो यहाँ पे जिंक बनता और कार्बन मोनोऑक्साइड बनता। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड दिस रेडॉक्स रिएक्शन इन डिटेल। तो हम ऑक्सीडेशन के मतलब क्या है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। दिस इज व्हाट वी हैव सीन, है ना, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ पे देखेंगे एडिशन कहाँ पे हो रहा है, तो यहाँ पे रिएक्शन में यहाँ पे देखो कार्बन है, प्रोडक्ट में देखो कार्बन के साथ में ऑक्सीजन ऐड हुआ है। सो दिस रिएक्शन इज ऑक्सीडेशन, करेक्ट। तो एक रिएक्शन में हमको ऑक्सीडेशन प्रोसेस दिख रहा है। नाउ अब रेडॉक्स रिएक्शन, रिडक्शन रिएक्शन, रिडक्शन रिएक्शन के मतलब क्या, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। दिस इज व्हाट वी हैव सीन, है ना, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो यहाँ पे रिएक्शन में, रिएक्टेंट में देखो यहाँ पे जिंक ऑक्साइड है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन यहाँ पे अटैच्ड है। राइट साइड में जिंक को देखो, यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है। दैट मीन्स फ्रॉम जिंक ऑक्साइड जिंक इज बीइंग रिमूव्ड। तो इसमें से जो है ऑक्सीजन रिमूव हो चुका है फ्रॉम जिंक। तो यहाँ पे हमको क्या पता है, कोई भी कंपाउंड के साथ, कंपाउंड से ऑक्सीजन रिमूव हो जाता है तो वी कॉल इट एज रिडक्शन रिएक्शन। तो क्या हम इसको कह सकते हैं रिडक्शन? यस। अब देखो एक सिंगल केमिकल रिएक्शन है जिसमें हमको ऑक्सीडेशन भी दिख रहा है एंड रिडक्शन भी दिख रहा है। सच अ टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इज नोन एज रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। चलो अब एग्जाम्पल आएगा, राइट वन एग्जाम्पल ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। तो एक सिंपल एग्जाम्पल ये वाले आप याद करके रख सकते हो। इन रेडॉक्स रिएक्शन सम अदर थिंग्स, और भी कुछ चीज़ें हैं जिसको ध्यान देने वाली बात है। तो यहाँ पे क्या है, एक और चीज़ पूछा जाता है कि इसमें ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है, ठीक है। अब इसको और समझते हैं। ये जो ऑक्सीडेशन प्रोसेस है इन दिस रेडॉक्स रिएक्शन, इसको हम कैसे समझेंगे। यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड में चेंज हुआ है, राइट। इसको हम क्या बोलेंगे, कार्बन इज, ये ऑक्सीडेशन प्रोसेस है। इस ऑक्सीडेशन प्रोसेस को हम कैसे समझेंगे, कार्बन इज ऑक्सीडाइज्ड टू कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। तो इसको एक्सप्लेन करते समय ऐसे लिखेंगे, कार्बन इज ऑक्सीडाइज्ड टू कार्बन मोनोऑक्साइड। इसके लिए हमको क्या ज़रूरत है, कोई भी रेडॉक्स रिएक्शन में ऑक्सीडेशन प्रोसेस को ऐसे मार्क कर लो, रिडक्शन रिएक्शन को ऐसे मार्क कर लो तो आसान हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, कार्बन इज ऑक्सीडाइज्ड टू कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। उसी तरह का यहाँ पे जिंक ऑक्साइड, ये रिडक्शन रिएक्शन है, राइट। जिंक ऑक्साइड इज रेड्यूस्ड टू जिंक, ऐसे हम इसको बोलेंगे। और एक और चीज़ यहाँ पे फाइंड आउट करने पूछा जाता है, एक रेडॉक्स रिएक्शन आपको लिखना होगा, उनमें से ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट आपको फाइंड आउट करना है। बहुत सिंपल है, देखते हैं पहले। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एक और होता है रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब जो ऑक्सीजन को सप्लाई करता है ना, तो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट ये दोनों रिएक्टेंट साइड में ही होगा, प्रोडक्ट में हमको देखना नहीं।
यानी रिएक्टेंट साइड में कौन कौन सा है, तो ये दो ही स्पीशीज यहाँ पे अवेलेबल है। इन दोनों में से कोई एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, एक रिड्यूसिंग एजेंट होगा। इन सम केसेस 3 केमिकल यानी रिएक्टेंट्स भी हो सकता है। मोस्टली आपके केस में यहाँ पे 2 ही रिएक्टेंट होगा, उनमें से एक ऑक्सीडाइजिंग होगा, एक रिड्यूसिंग एजेंट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम समझेंगे अब ये रिएक्शन है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब वो जो ऑक्सीजन को सप्लाई करता है, या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो स्पीशीज़ है जिसके पास ऑक्सीजन होगा, ठीक है, ऐसे समझ सकते हैं। तो आसान हो गया, राइट। अब इस केमिकल रिएक्शन में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट आप फाइंड आउट कर सकते हो। प्रोडक्ट को नहीं देखना है, यहाँ पे रिएक्टेंट में देखना है। अब जिनके पास ऑक्सीजन है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे किसके पास है, जिंक ऑक्साइड, तो यहाँ पे जिंक ऑक्साइड जो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाता है। देन यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट मतलब जो ऑक्सीजन को गेन करता है, जो ऑक्सीजन को एक्सेप्ट करता है, उसको हम बोलेंगे रिड्यूसिंग एजेंट। तो कौन है ऑक्सीजन को एक्सेप्ट करता, यहाँ पे देखो कार्बन ऑक्सीजन को लेता है, राइट। तो ऑक्सीडाइजिंग प्रोसेस देखेंगे तो कार्बन ऑक्सीजन को लेता है। 10 स्पीशीज जो ऑक्सीजन को लेता है उसको हम बोलेंगे रिड्यूसिंग एजेंट। तो यहाँ पे कौन सी स्पीशीज ऑक्सीजन को गेन कर रहा है, कार्बन। तो कार्बन विल बी द रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। ये समझ में आया, तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। रेडॉक्स रिएक्शन ऐसे वाले समझ लो। उसके बाद इसको एक्सप्लेन करने के लिए कार्बन इज ऑक्सीडाइज टू कार्बन मोनोऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड इज रिड्यूस्ड टू जिंक, ऐसे लिखेंगे। अब ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट कैसे फाइंड आउट करेंगे, जिसके पास ऑक्सीजन है इन द रिएक्टेंट साइड वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, जो ऑक्सीजन को गेन करता होगा उसको रिड्यूसिंग एजेंट होगा, ओके। सो दिस इज ऑल अबाउट ये रेडॉक्स प्रोसेस, ठीक है। तो अब इसके अलावा हम आगे बढ़ेंगे, थोड़ा टेक्स्ट बुक देख लेते हैं ताकि और इजी हो जाएगा, राइट। हम यहाँ पे टेक्स्ट बुक को ओपन कर लेते हैं, राइट। चलिए, अब कल यहाँ तक का देखे थे, राइट। तो थोड़ा से हम आगे बढ़ेंगे। 4 टाइप्स तो हो चुका था। देन वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट। ये भी हो गया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी हो चुका है। तो आप टेक्स्ट बुक के रिएक्शंस को थोड़ा सा ध्यान देना, ठीक है। हाँ, अब यहाँ पे एक चीज़ मैंने आपको नहीं बताया कल, ये वाले थोड़ा से ये वाले रिएक्शन को ना थोड़ा एक्स्ट्रा टेक्स्ट बुक में से देख लेना, ठीक है। इस रिएक्शन को हम एक और, यहाँ पे क्या है ना, ये बेरियम सल्फेट है, ये एक वाइट कलर के प्रेसिपिटेट बनता है यहाँ पे, है ना। ये जो सॉल्यूशन है वाइट में चेंज हो जाएगा। ये भी कलरलेस होता है, ये भी कलरलेस होता है। जैसे आपस में मिक्स करेंगे तो यहाँ पे वाइट कलर का एक सब्सटेंस बन जाता है, वाइट कलर का इनसॉल्युबल वो सब्सटेंस बन जाता है, जो जिसकी वजह, ये बेरियम सल्फेट की वजह से कोई भी केमिकल रिएक्शन में कोई वाइट कुछ भी कलर का प्रेसिपिटेट बनता है, ठीक है। वाइट कलर कोई एक कलर्ड सब्सटेंस बनता है तो उसको हम प्रेसिपिटेट बोलेंगे। अगर किसी भी केमिकल रिएक्शन में वैसे प्रेसिपिटेट बनता है तो उसको हम बोलेंगे प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो इस केमिकल रिएक्शन को हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। सो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ था आपको बताना था। देन मूविंग अहेड, अगर आगे देखते हैं तो एक ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन प्रोसेस ऑलरेडी ओवर। तो यहाँ पे हम ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन के लिए जिसको मैं देख रहा था, है ना, तो ये हो गया। देन वन एग्जांपल आई हैव टेकन फॉर ऑक्सीडेशन रेडॉक्स रिएक्शन ये है। अब आप इनमें से फाइंड आउट करो कौन से वाले ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन से वाले रिड्यूसिंग एजेंट है, कौन ऑक्सीडाइज होता है, कौन रिड्यूस होता है, ये फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पे देखो 2 ही चीज़ें है ना, तो 2 ही स्पीशीज़ है लेकिन प्रोडक्ट 3 है। तो आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना है कौन ऑक्सीडाइज होता है, कौन रिड्यूस होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है, रिड्यूसिंग कौन सा एजेंट कौन सा, ये वाला डिस्कस आप देख लो अपना। अगर कुछ डाउट है तो कल हम आपको पूछ सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट। देन करोजन ये जो है हम मेटल से नॉन मेटल चैप्टर में देखेंगे, यहाँ पे हम नहीं देखेंगे। अब यहाँ पे लास्ट जो टॉपिक है रैंसिडिटी,
कहाँ तक का हुआ था? मिस समझ नहीं आया था कहाँ तक का हम आगे बढ़े थे। इसका स्टार्टिंग से करेंगे। किसका? ये रेंसिडिटी का? हाँ। अच्छा ठीक है, ठीक है। तो डिस्कनेक्ट हो जाता ऑटो, पता नहीं वो इसके सूत्र तो उसी कनेक्ट हुआ ना, यूट्यूब पे भी लाइव है तो ऐसे। चलिए, सो ये रेंसिडिटी है। तो बेसिकली क्या है ना, फूड जो ख़राब हो जाता है जो बोलते हैं, जिसको हम बोलेंगे रेंसिडिटी। एक्चुअली होता क्या है, कोई भी ऑयल एंड फैट वाले फूड आइटम्स जो है ना, इसको अगर रख देते हैं तो क्या होगा, ऑयल एंड फैट ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होता है, यहाँ पे रिडॉक्स रिएक्शन होता है। ठीक है, सो दिस इज़ अ काइंड ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। यहाँ पे ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है, यानी ऑक्सीजन का एडिशन होता है। ठीक है, जैसे ये ऑयल एंड फैट वाले फूड मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के संपर्क में आता है तो वो ऑक्सीडेशन हो जाता है और फूड जो है उसके टेस्ट और स्मेल चेंज हो जाते हैं। मेनली उसके टेस्ट एंड स्मेल जो है चेंज हो जाता है। डन। इस प्रोसेस को हम बोलेंगे रेंसिडिटी। जो खाना जो ख़राब होते हैं उसको हम बोलते हैं रेंसिडिटी इन इंग्लिश। और बेसिकली ये होता क्यों है, ऑक्सीडेशन प्रोसेस की वजह से। अब एग्ज़ाम में क्वेश्चन कैसे आएगा, व्हाट इज़ रेंसिडिटी और रेंसिडिटी का रीज़न क्या है और कैसे हम प्रिवेंट कर सकते हैं। तो रेंसिडिटी का मेन काम कहाँ पे होता है, फूड आइटम्स कंटेनिंग ऑयल एंड फैट। ऑयल एंड फैट वाले फूड आइटम्स जो है ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होके वो ख़राब हो जाता है। उसको हम बचाएं कैसे? नॉर्मली वो ऑक्सीडेशन प्रोसेस से इसको अगर हम बचा देते हैं तो फूड ख़राब होने में से बच जाएगा। तो यूजुअली हम क्या करते हैं, यहाँ पे एंटीऑक्सीडेंट्स, यहाँ पे टेक्स्ट बुक में है आप देख लो, एंटीऑक्सीडेंट्स का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली ये एंटीऑक्सीडेंट्स जो है केमिकल सब्सटेंस है, या हम ऑर्गेनिक यानी घरेलू जो सब्सटेंस है वो भी हम यूज़ करते हैं, जिसको ऑक्सीडेशन होने में से फूड आइटम्स को बचाता है। ठीक है, अब इसको हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन के संपर्क में से अगर हटाना है तो हम एयर टाइट कंटेनर में डालते हैं, यानी कोई एक बोतल या ऐसे कंटेनर में डालते हैं जिसमें एयर हवा के संपर्क में से रोक सके। ठीक है, तो वो ऑक्सीडेशन प्रोसेस को स्लो डाउन कर दे। और उसी तरह का एक और क्वेश्चन आ सकता है यहाँ पे, नाइट्रोजन जो चिप्स पैकेट है, इट इज़ फिल्ड विथ द गैस। कौन सी गैस है? वो ऑक्सीडेशन होने में से रोकने के लिए एक गैस यूज़ करते हैं, उस गैस के नाम है नाइट्रोजन। तो ये ध्यान रखना, क्योंकि ये रेंसिडिटी पार्ट से क्वेश्चन आता है। तो इसमें क्या कौन सी चीज़ ध्यान रखना है, रेंसिडिटी का डेफिनेशन याद कर लो। क्यों होता है? क्योंकि ऑयल एंड फूड है जो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होता है। तो उसको हम कैसे रोकेंगे? बाय यूजिंग एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट को यूज़ रेंसिडिटी तो रेंसिडिटी से बचा सकते हैं। ठीक है, और कैसे करेंगे? ये एयर टाइट कंटेनर में डाल के रख सकते हैं, और केमिकल सब्सटेंस को भी हम डाल सकते हैं। और एक और होता है, ये जो चिप्स पैकेट है, इट इज़ यूजुअली फ्लश्ड विथ गैस, है ना। चिप्स जो आपको वो और कौन से गैस है वो पूछा जा सकता है, वो है नाइट्रोजन गैस। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल अबाउट ये पहला चैप्टर। तो इतनी वाली चीज़ें पहले चैप्टर में आपको क्या याद रखना है, आपको 4 टाइप के केमिकल रिएक्शंस, एक के इक्वेशंस याद रख लो, और बैलेंस कैसे करना वो वाला याद रख लेना। देन उसके बाद हर एक के एग्जांपल्स याद रख लेना, और एक यहाँ पे एग्जांपल है, ये टेक्स्ट बुक के ही अगर ये फॉलो कर लेंगे तो हो जाएगा। देन उसके बाद करोजन एक है, देन उसके बाद रेंसिडिटी है, जिस पर आपको ज़्यादा फोकस करना होगा। ठीक है, चलिए, अब दिस इज़ ऑल अबाउट फर्स्ट चैप्टर। अब देखते हैं सेकेंड चैप्टर। तो सेकेंड चैप्टर यहाँ पे एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स है। तो इसमें हम डिटेल में जा नहीं पाएंगे, बट कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है जिसको हम कवर करेंगे। ठीक है, तो जैसे आप एसिड्स बेसिस सॉल्ट्स है, कुछ एसिड्स का फॉर्मूला याद करके रख लो। ठीक है, वो इम्पोर्टेंट है, राइट। तो कौन कौन से? एक है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसके फॉर्मूला है HCl। एक और होता है सल्फ्यूरिक एसिड, जिसका फॉर्मूला है H2SO4। एक और, ये 2 के याद रख लो, सफिशिएंट है। जैसे बेस के बाद आता है तो बेस का फॉर्मूला याद रख लो, NaOH एक याद रख लो, देन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक याद रख लो। ठीक है, तो ये 2 जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ पर हम पूरे इस चैप्टर में हम देखेंगे। 2 एसिड का नाम याद रख लो, एक है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसके नाम है सल्फ्यूरिक एसिड, इसके नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसके नाम है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, चलो अब इस चैप्टर में किस तरह के क्वेश्चंस आएगा वो इम्पोर्टेंट है। अब इसमें क्या है, सबसे पहला जो है वो इंडिकेटर।
यानी कोई भी सब्सटेंस एसिड है, बेस है, वो एसिड है या नहीं फाइंड आउट करने के लिए वी यूज़ इंडिकेटर्स एसिड बेस इंडिकेटर्स हम यूज़ करते हैं। तो इंडिकेटर जो है जस्ट एक केमिकल सब्सटेंस हो सकता है या कोई एक पेपर हो सकता है, जिससे हम ये पता लगा सकते हैं कि जो गिवन सैंपल ऑफ सब्सटेंस है वो एसिड है या नहीं। ठीक है, एसिड है, बेस है, या दोनों में से कुछ भी नहीं। यानी तीन तरह के सब्सटेंस हो सकता है। एक होगा एसिडिक, सेकंड होगा बेसिक, थर्ड होगा न्यूट्रल। ठीक है, एसिडिक एक है, बेसिक एक है, यानी कोई भी सब्सटेंस इस दुनिया में अवेलेबल है वो तीनों में से कोई एक केमिकल नेचर होगा, या तो एसिडिक होगा, बेसिक होगा, या तो वो न्यूट्रल होगा। तो वो फाइंड आउट करने के लिए जो सब्सटेंस को हम यूज़ करेंगे उसको हम बोलेंगे इंडिकेटर। तो कौन कौन से इंडिकेटर यूजुअली हम यूज़ करते हैं, यहाँ पे आपके टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, तो उसको आप देख सकते हैं। एक है मिथाइल ऑरेंज। ठीक है, मिथाइल ऑरेंज एक केमिकल इंडिकेटर है। फिनोप्थलीन नाम का एक इंडिकेटर होता, ठीक है, तो जिसको हम एसिड बेस के लिए यूज़ करते हैं। दीज आर कॉल्ड इनऑर्गेनिक इंडिकेटर या सिंथेटिक बोल सकते हैं केमिकल सब्सटेंस विच आर बीइंग यूज्ड एज इंडिकेटर्स, जो इंडिकेट करेगा, जिससे कलर चेंज से पता चलेगा कि वो एसिड है, बेस है या न्यूट्रल है। डन। चलो, इसके अलावा कुछ नेचुरल इंडिकेटर है। एक लिटमस पेपर एक होता है, लिटमस आपके स्कूल में भी देखे होंगे, लिटमस पेपर या लिटमस सॉल्यूशंस हम यूज़ करते हैं। ठीक है, सो विद द हेल्प ऑफ लिटमस पेपर वी कैन एबल टू फाइंड वेदर द गिवन सब्सटेंस इज एसिड या बेस। यानी जो लिटमस पेपर है, दो पेपर होता, एक है ब्लू, ठीक है, एक और लिटमस पेपर होता रेड। यहाँ पे आपके टेक्स्ट बुक में दिया होगा, लेट अस सी वेदर, यहाँ पे नहीं है। हाँ, दो लिटमस पेपर होता है, एक ब्लू कलर का होगा, एक रेड कलर का होगा। ठीक है, तो अब जो भी सैंपल है, सपोज यहाँ पे हम देखते हैं कोई एक सैंपल यहाँ पे देखते हैं, थोड़ा एम्प्टी स्पेस देख के जाते हैं। चलो यहाँ पे देखते हैं। हाँ, तो ये एक सैंपल है, मान लें कुछ एक लिक्विड लिया हुआ है। अब हमको ये फाइंड आउट करना है वेदर दिस सैंपल इज एसिड या बेस। अब लिटमस के एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, लिटमस जो है, अगर ब्लू लिटमस, यहाँ पे हम ब्लू लिटमस डालते हैं, अगर ब्लू लिटमस रेड में चेंज होता तो वो एसिड। ठीक है, अगर चेंज नहीं होता तो हम बेस नहीं बोल सकते। एक और हम पेपर ले लिए जो रेड लिटमस है। ठीक है, ये ब्लू लिटमस है। ब्लू लिटमस अगर रेड में चेंज हुआ तो वो एसिड होगा। रेड लिटमस अगर ब्लू में चेंज होता है तो वो बेस होगा। ठीक है, ये कन्फ्यूजन होता है एक्चुअली याद रखने के लिए, ब्लू रेड, रेड ब्लू के कॉम्बिनेशन। याद रखो, रेड मतलब डेंजर है ना, रेड के मतलब डेंजर है। आपको पता है एसिड भी डेंजर होता है ना, तो डेंजर में जो चेंज होता है वो एसिड, ऐसे याद रखो। ब्लू लिटमस रेड में चेंज होता है तो वो एसिड है। कैसे याद रखेंगे, रेड इज़ फॉर डेंजर, यानी ब्लू कलर। रेड में अगर कोई चीज़ चेंज होता है तो वो डेंजर को इंडिकेट करता है, तो हम डेंजर मतलब एसिड के साथ में हम कंबाइन कर सकते हैं। देन ऑपोजिट तो आपको याद हो गई। अब ब्लू लिटमस रेड में भी चेंज नहीं हो रहा है, रेड लिटमस ब्लू में भी चेंज नहीं हो रहा है, तो हम सोच सकते हैं कि इट इज़ न्यूट्रल, नाइदर एसिड नॉर बेस, इट इज़ न्यूट्रल। ठीक है, चलो अब यहाँ पे सैंपल कुछ फिनोप्थलीन है। फिनोप्थलीन क्या करेगा, बेस के साथ कोई चेंज नहीं होता है, बट एसिड के साथ ना पिंक कलर बनता है। ये याद रखना, कौन से कलर ये चेंज हो जाता है। ठीक है, उसी तरह का जो टर्मरिक है, टर्मरिक इज़ ऑल्सो एन इंडिकेटर, नेचुरल इंडिकेटर है टर्मरिक। चाइना रोज़ के जो एक्सट्रैक्ट है वो भी नेचुरल इंडिकेटर है। टर्मरिक क्या करेगा, तो बेस के साथ ना वो रेड कलर में चेंज होगा। ठीक है, रेड कलर, इसीलिए कभी एग्जांपल आपको, जब वो चूना होता है, वाइट कलर की जो सब्सटेंस है ना, चूना के साथ अगर टर्मरिक कनेक्ट अगर लग जाता है तो क्या हो जाता है, तो रेड कलर का चेंज हो जाता है ना। चलो, सो यहाँ पे एसिड में इतना ही ध्यान देना है। तो एसिड क्या है, बेस क्या है, उसको कैसे टेस्ट करेंगे, इंडिकेटर्स हैं। और ये तो सिर्फ कलर चेंज वाले इंडिकेटर हैं, तो यानी जब ये इंडिकेटर को एसिड में डालेंगे कुछ कलर चेंज होगा, बेस में डालेंगे तो कुछ कलर चेंज होगा। सो ऑन द बेसिस ऑफ कलर हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं वेदर एसिड है या बेस है। लेकिन इसके अलावा ना कुछ और भी तरीके के इंडिकेटर है जो कलर चेंज नहीं, कुछ और
चेंज से हम फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। एक वन सच इंडिकेटर इज ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर, आपके टेक्स्ट बुक में यहाँ पे दिया होता है ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर, ठीक है। ऑल फैक्ट्री मतलब आप ऑल फैक्ट्री मतलब ये स्मेल से चेंज होगा, स्मेल चेंज होगा, ठीक है। यानी एसिड के साथ एक स्मेल रहेगा एंड बेस के साथ में कुछ स्मेल होगा। सो ऑन द बेसिस ऑफ चेंज इन द स्मेल वो एसिड है या बेस है वो हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज वन ऑफ द सच इंडिकेटर इज नोन एज ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर, ठीक है। चलो जैसे बायो पोर्शन आएंगे तो आप पढ़ेंगे, तो रिसेप्टार्स होता है, यानी जो सेंसिटिव जो बॉडी जो रिस्पॉन्ड करता है ना, तो स्टिमुली जो होता है, तो जो सेंस ऑर्गन जो है उसमें से गस्टेटरी टंग में एक होता है ना, तो गस्टेटरी रिसेप्टर एंड ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर जो होता है, तो ऑल्फैक्टरी रेफर्स टू स्मेल। तो ऑल्फैक्टरी को स्मेल के साथ में जोड़ दो, विच इज़ इम्पोर्टेंट, ठीक है। इसके एग्जाम्पल, अब क्वेश्चन आ सकता है व्हाट इज ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर, डन। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर मतलब इंडिकेटर विच इज some substances whose order changes, यहाँ पे order changes in acidic और basic media, यानी order मतलब smell, ठीक है। order के मतलब है smell, यानी एसिड या बेस में स्मेल अगर चेंज होता है तो उसको हम बोलेंगे ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। एग्जाम्पल है क्लोव हो गया, ठीक है, वनीला हो गया, तो यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ रहेगा, लेट्स सी, ये देखो ये सारे एग्जाम्पल है, वनीला, ऑनियन, क्लोव, ऑल दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर, ठीक है। तो ये हो गया इंडिकेटर पार्ट, इसमें इतने ही वाले देख लो और कुछ देखने की ज़रूरत नहीं। नाउ उसके बाद हाउ डू एसिड्स एंड बेसिस रिएक्ट विथ मेटल्स, तो हम स्ट्रेट अवे हम दो केमिकल प्रॉपर्टी है एसिड्स बेसिस का जिसको हम ध्यान देंगे, डन। तो पहला है एसिड्स बेसिस मेटल के साथ में रिएक्ट करेगा तो क्या होगा, और मेटल कार्बोनेट के साथ में रिएक्ट करेगा तो क्या होगा। ये वाले जो स्ट्रक्चर है ना, इसको थोड़ा ध्यान से देखो यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे जो है एक टेस्ट ट्यूब लिया हुआ है, यहाँ पे मेटल डाला हुआ है, देखो जिंक ग्रैन्यूल यहाँ पे डाला है, जिंक ग्रैन्यूल, जिंक इज है मेटल, मेटल को यहाँ टेस्ट ट्यूब में डालें, देन और यहाँ पे डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डाला हुआ है, ये देखो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, दैट मीन्स इसको हम कैसे लिख सकते हैं केमिकल रिएक्शन, यहाँ पे जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला क्या है, H2SO4, एक केमिकल रिएक्शन विच वी हैव सीन ऑलरेडी, है ना, तो प्रीवियस चैप्टर में। तो ये जिंक है, सल्फ्यूरिक एसिड, ये दोनों को आपस में डालने पर क्या होता, तो यहाँ में कुछ गैस प्रोड्यूस होता है, ठीक है। क्या सब्सटेंस बनेगा वो हम देखते हैं। यहाँ पे क्या है ना, जो मेटल है उस मेटल के सॉल्ट बनेगा, कौन से सॉल्ट बनेगा, जिंक सल्फेट तो बनेगा ही, उसके साथ एक गैस प्रोड्यूस होगा। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट वाली बात ये है कि जो गैस बनता है ना, वो गैस कौन से गैस है वो याद रखो, सिंपल है, ये हाइड्रोजन गैस है, ठीक है। तो ये हाइड्रोजन गैस है, तो ए वाले रिएक्शन याद रख लेना, बाकी और कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जिंक जब यहाँ पे तो सल्फ्यूरिक एसिड डाला हुआ है, सल्फ्यूरिक एसिड के जगह में कोई भी एसिड हो, किसी भी तरह का एसिड में से अगर ये रिएक्ट करता तो क्या बनेगा, जो मेटल है उस मेटल के सॉल्ट बनेगा यहाँ पे, और उसके साथ में सभी के साथ यहाँ बनेगा हाइड्रोजन गैस। टेक एन एग्जाम्पल, यहाँ पे अगेन मैं जिंक ही ले रहा हूँ, यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले रहा हूँ, तो यहाँ पे जिंक क्लोराइड बनेगा, उसके साथ कॉमन ये है सॉल्ट, अलग अलग सॉल्ट बनेगा, ठीक है। यहाँ पे जिंक सल्फेट एक सॉल्ट है, जिंक क्लोराइड अनदर सॉल्ट है, दूसरी अगर मेटल लेके तो दूसरी सॉल्ट बनेगा, अलग अलग सॉल्ट बनेगा, लेकिन सारे के सारे में सेम तरह का गैस बनेगा, वो है हाइड्रोजन गैस, ठीक है। मेटल जब भी एसिड के साथ में रिएक्ट करेगा तो मेटल सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगा, ठीक है। चलो, ये जो गैस प्रोड्यूस होता है हाइड्रोजन गैस है, हम कैसे प्रूव करेंगे, ये इम्पॉर्टेंट है, वो टेस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि गैस निकलता है आंख में तो वहाँ पे हाइड्रोजन हाइड्रोजन लिखा वाला तो नहीं रहेगा, है ना। तो यहाँ से एवॉल्व जो होता है, यहाँ से एवॉल्व जो होता है ये लगे, यहाँ पे H2 फार्मूला तो लिख के बाहर नहीं उड़ता होगा, है ना। अब यहाँ पे जो उड़ता है ये वाले गैस है हाइड्रोजन, हम कैसे प्रूव करेंगे, इसके लिए एक तरीका है, जो गैस यहाँ पे रिलीज होता है वहाँ पे अगर बर्निंग मैचस्टिक को लेकर आते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है कैंडल या बर्निंग मैचस्टिक अगर लेकर आएंगे तो वो जो है फटेगा, यानी एक पॉप साउंड प्रोड्यूस होगा, टक करके एक आवाज़ आएगा जिसको हम पॉप साउंड बोलेंगे, ठीक है। तो ये बुझ जाता है, या बर्निंग ऑफ हाइड्रोजन गैस विथ पॉप साउंड। ये जो हाइड्रोजन गैस है वो जैसी हीट के संपर्क में आता है तो वो
क्या है, वो बर्न करता है, ठीक है, बर्न विद हाइड्रोजन गैस विद पॉप साउंड, वो पॉप साउंड वो प्रोड्यूस होगा. सो दैट पॉप साउंड इज अ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ हाइड्रोजन गैस, ठीक है. अगर और कोई गैस यहाँ पे निकला होता तो वो पॉप साउंड नहीं आएगा. द पॉप साउंड इज फॉर्म्ड ओनली विद द हाइड्रोजन गैस. तो इससे ये क्लियर हो जाता है कि यहाँ से जो गैस निकलता है वो हाइड्रोजन गैस ही है. तो यहाँ पे एक आपको क्या याद रखना है, एक याद रख लो, पॉप साउंड. पॉप साउंड इज फॉर हाइड्रोजन गैस, ठीक है. तो क्वेश्चन कैसे आएगा, एक तो आ सकता है व्हाट हैपेंस व्हेन मेटल्स रिएक्ट विद एसिड. तो ये रिएक्शन आप याद रख लो, कोई भी सिंपल सा एक रिएक्शन याद रख लो, ठीक है. और उनमें से कौन से गैस रिलीज होता है वो इंपॉर्टेंट है. तो आप भूल नहीं ना, हाइड्रोजन गैस जो है इवॉल्व होता है. वो कैसे टेस्ट करेंगे, टेस्ट करने का तरीका है, अगर हम कोई बर्निंग मैचस्टिक या कैंडल को उस गैस की ओर लेकर आएंगे तो इट बर्न्स विद पॉप साउंड, वहाँ पे पॉप साउंड प्रोड्यूस होगा. पॉप साउंड और कोई गैस के साथ में प्रोड्यूस नहीं होगा, ऐसे बता देना है. डन. चलो इसमें इतने याद रखना है और कुछ भी देखने की ज़रूरत नहीं है. स्ट्रेट अवे वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट. यहाँ पे जनरल रिएक्शन लिखा हुआ है, देखो, एसिड, कोई भी एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो उस मेटल के सॉल्ट बनेगा और हाइड्रोजन गैस बनता है. देन बेस के साथ भी सेम चीज़ होगा. बेस के साथ कोई भी बेस अगर मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो हाइड्रोजन गैस ही प्रोड्यूस होगा. दैट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि मेटल के साथ में, ठीक है, मेटल के साथ एसिड हो चाहे बेस हो, कोई भी रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन गैस ही प्रोड्यूस होगा, ठीक है. और यहाँ पे क्या है, मेटल सॉल्ट, यहाँ पे मेटालिक सॉल्ट यहाँ पे बनता है, सोडियम जिंकेट. एक एग्जांपल आप ये याद रख सकते हो अगर चाहे तो, अदरवाइज यू कैन लीव इट. आपको यहाँ पे जनरल वाले याद रख लो, मेटल सॉल्ट बनेगा एंड हाइड्रोजन गैस. यहाँ पे इंपॉर्टेंट है हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होता है. डन. चलो अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पोर्शन के लिए. हाउ डू मेटल कार्बोनेट्स, ये मेटल कार्बोनेट्स के साथ एसिड और बेस रिएक्ट करेगा तो क्या होगा, मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ, ठीक है. चलो अब यहाँ पे दिया हुआ है मेटल कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट इज अ मेटल. एक एग्जांपल यहाँ पे लेते हैं सिंपली. सोडियम कार्बोनेट के फॉर्मूला है Na2CO3, ठीक है. सोडियम कार्बोनेट लिया है और यहाँ पे उसके साथ एसिड, यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड दिया हुआ है, देखो, हाइड्रोक्लोरिक एसिड. तो हम यहाँ पे लिखेंगे हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है. जब मेटल कार्बोनेट के साथ में हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट करता है ना तो अगेन यहाँ पे मेटल सॉल्ट ही बनेगा. जो मेटल यहाँ पे यूज़ किया है उस मेटल के सॉल्ट बनेगा. तो यानी NaCl बनता है और यहाँ पे वाटर बनता है. देन कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज प्रोड्यूस्ड. एक रिएक्शन आप याद रख लो क्योंकि पूछा जाता है, इसको रट्टा में लगा के रख लो, ये इंपॉर्टेंट है. अगर वरना मैं नहीं बोलता, ये वाले रिएक्शन को रट्टा लगा के रख लेना क्योंकि इनमें से एक क्वेश्चन तो आने ही है, ठीक है. तो सोडियम कार्बोनेट मतलब एक कोई मेटल कार्बोनेट एसिड के साथ में रिएक्ट करता है तो मेटल सॉल्ट बनेगा, वाटर बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड. यहाँ पे अलग अलग मेटल अगर लेते हैं तो अलग अलग मेटल सॉल्ट बनेगा, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर जो है कॉमन है, बनेगा ही बनेगा. अब इसमें और क्या क्वेश्चन आता है, जो गैस यहाँ पे प्रोड्यूस होता है, ये देखो यहाँ से निकल रहा है ना गैस, यहाँ से गैस निकल रहा है, ये जो गैस है कार्बन डाइऑक्साइड ही गैस है. कैसे हम फाइंड आउट करेंगे, इससे पहले हम देखे थे यहाँ पे हाइड्रोजन गैस, राइट. तो यहाँ पे ये वाले गैस से सिर्फ हाइड्रोजन गैस ही प्रोड्यूस होता है, कैसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं. यहाँ पे बर्निंग मैचस्टिक लेके आए थे, है ना. तो यहाँ पे तो ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, क्या बर्निंग मैचस्टिक लेकर आएंगे तो क्या होगा, वो तो पॉप साउंड प्रोड्यूस नहीं होगा बिकॉज यहाँ पे हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस नहीं हो रहा. ये गैस कार्बन डाइऑक्साइड है. फाइंड आउट करने के लिए एक आसान सा तरीका है, हम क्या करेंगे, ये जो गैस निकलता है उस गैस को हम एक ऐसा सॉल्यूशन में, एक टेस्ट ट्यूब के अंदर में एक सॉल्यूशन लेंगे जिसका नाम है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसके अलग अलग नाम हैं. इसको लाइम वाटर बोलते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं, स्लेक्ड लाइम बोलते हैं, ठीक है, अलग अलग नाम है. तो लाइम वाटर भी बोल सकते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी बोल सकते हैं. इस सॉल्यूशन में अगर गैस को पास करेंगे तो क्या होगा ना, ये कलरलेस है, ये वाले जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है वो कलरलेस होता है, कोई कलर नहीं होता, पानी के जैसा होगा. जैसे ही गैस को पास करेंगे, ये वाले यहाँ से रिलीज होता वाला गैस को पास करेंगे तो क्या होगा, वो वाइट कलर में चेंज हो जाते हैं. देखो वाइट प्रेसिपिटेट बन जाता है, ठीक है. तो वाइट प्रेसिपिटेट तभी बनेगा जब कार्बन डाइऑक्साइड को पास करेंगे, हाइड्रोजन या ऑक्सीजन को पास करेंगे तो कैल्शियम कार्बोनेट नहीं बनेगा.
तो इसे ये मालूम चल जाता है अगर ये इस केमिकल रिएक्शन के थ्रू से अगर जो गैस निकलता है उसको हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन में पास करते हैं तो वो सॉल्यूशन जो है वाइट बन जाता है। अगर वाइट बनता तो वो वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, ये प्रूफ हो जाता है। तो वाइट बनता है। क्यों वाइट बनता है? अब क्वेश्चन पूछता है वाइट ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन अपॉन पासिंग कार्बन डाइऑक्साइड वाइट डज लाइम वाटर टर्न्स मिल्की। मिल्की बोल सकते हैं, मिल्की मतलब वाइट, क्योंकि ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। चूना के कलर क्या होता है? वाइट होता है ना। चूना आप देखे होंगे, चूना का कलर तो वाइट होता है। तो जिसकी वजह से स्लेट लाइम में कार्बन डाइऑक्साइड को पास करने पर कैल्शियम कार्बोनेट चूना बनता है, जिसकी वजह से वो वाइट कलर हो जाता है। सो ये वाले इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान दे देना। अगर कुछ डाउट है तो पूछ लेना। चलो, अब कार्बन डाइऑक्साइड को और कंटिन्यूसली और पास करते रहते हैं तो वाइट कलर तो इनिशियली बनेगा, और कंटिन्यूसली अगर कार्बन डाइऑक्साइड को पास करते रहेंगे तो क्या बनेगा? वाइट कलर डिसअपियर हो जाएगा। ठीक है, ये केमिकल रिएक्शन को रट्टा लगा के रख लो। ठीक है, इसको रट्टा लगा के रख लो, मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे क्योंकि ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो वाटर जो है वहाँ पे ना, वाटर में डिज़ोल्व हो जाता है। डिज़ोल्व बन के यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बन जाता है, तो वाइट कलर ये वाइट कलर जो है डिसअपियर हो जाता है। ठीक है, तो यह लाइमस्टोन, चॉक, मार्बल आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ। ये सब लाइमस्टोन है, चॉक जो हम ब्लैक बोर्ड में लिखने के लिए यूज़ करते हैं, मार्बल है, सभी जो है लाइमस्टोन के ही अलग अलग फॉर्म्स हैं। ठीक है, चलो, तो ये है एक इम्पॉर्टेंट वाले सेकंड वाले पार्ट। ठीक है, बाकी इसमें हम ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रिएक्शन विद मेटालिक ऑक्साइड्स विद एसिड्स। मेटालिक ऑक्साइड के साथ में एसिड कैसे होता देखते हैं। मेटल ऑक्साइड के साथ अगर जब रिएक्ट करते हैं ना, सिंपल से याद रख लो, मेटल ऑक्साइड जब भी एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट बनेगा और वाटर बनेगा। फॉर एग्जांपल मैग्नीशियम ऑक्साइड ले लेते हैं और यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले लेते हैं, तो यहाँ पे क्या बनेगा? मेटल सॉल्ट बनेगा, MgCl2 बनता है और यहाँ पे वाटर बनता है। तो ये वाले याद रखो, बेसिक वाले रिएक्शन, दैट्स इट। और इसमें ज़्यादा कुछ देखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, देन नॉन मेटेलिक ऑक्साइड हमेशा बेस के साथ रहे, तो ये वाले आप टेक्स्ट बुक देख लो, उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। मैं तो नहीं कहूँगा उसको ज़्यादा डीपली देखने को। अब ये वाले आ गए बहुत इंपॉर्टेंट वाले। व्हाट डू ऑल एसिड्स एंड बेसिस हैव इन कॉमन। सारे एसिड्स एंड बेसिस में क्या कॉमन होता है? ठीक है, तो हम इसको थोड़ा सिंपल शॉर्टकट में मैं बताता हूँ, कि इसको पूरा डिटेल में जाएंगे तो टाइम भी हमारे पास नहीं है, तो सिंपल से देखते हैं। हाँ, चलो, कोई सारे एसिड्स एंड बेसिस में क्या कॉमन होते हैं? किसी भी एसिड ले लो, जब पानी में डालते हैं ना तो एक कॉमन सी चीज़ निकल कर आता है, क्या है देखते हैं। वो HCl है, इसको हम घोलते हैं, पानी में घोलते हैं तो क्या होता है? H प्लस Cl माइनस, ये बनता है। ठीक है, अगर सल्फ्यूरिक एसिड लेते हैं H2SO4, यहाँ पे 2H प्लस SO4 2 माइनस, तो सभी में जो है कॉमन जो है H प्लस है। सारे एसिड में कॉमन क्या होता है? अगर एग्जाम में पूछता है तो H प्लस आयोन, इसको बोलेंगे हाइड्रोजन आयोन। ठीक है, सारे एसिड्स में कॉमन क्या होता है? हाइड्रोजन आयोन। सारे बेसिस में ऑन द अदर हैंड क्या होता? सारे बेसिस में कॉमन होता है हाइड्रोक्साइड आयोन, यहाँ पे हाइड्रोक्सिल आयोन। ठीक है, तो अब देख लो NaOH, ये क्या बनेगा? Na प्लस OH माइनस। अब मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को ले लेते हैं। ठीक है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड लेंगे तो Mg2 प्लस 2OH माइनस। यहाँ पे देखो ना, सभी में OH माइनस कॉमन है। एसिड्स में कॉमन H प्लस होता, हाइड्रोक्साइड में कॉमन OH माइनस होता। ठीक है, ये दोनों याद रहेगा। डन, ओके, आगे बढ़ते हैं। ये और डिटेल हम नहीं देख सकते बिकॉज वी डोंट हैव दैट मच ऑफ टाइम। चलो, एक और वाले रिएक्शन, हाँ, बहुत इम्पोर्टेंट है, और चलो ये ज़रूरत है। हाँ, यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट है। चलो, अब एसिड तो पता चल गया, एसिड है या बेस है फाइंड आउट करने के लिए हम लिटमस पेपर यूज़ कर सकते हैं, है ना। अब हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ठीक है, और हम देखते हैं कार्बोनिक एसिड है, कार्बोनिक एसिड है, ठीक है, H2CO3 बोलते हैं। कार्बोनिक एसिड है, हम घर में जो आम है, टमाटर है, और टमाटर में ऑक्सैलिक एसिड होता है, ऑक्सैलिक एसिड। ठीक है, अब समझते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़। ठीक है, तो यहाँ में हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, कार्बोनिक एसिड है, ऑक्सैलिक एसिड, ये मतलब अलग अलग एसिड है।
ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड को हम खा नहीं सकते, ऑक्जेलिक एसिड तो हम खा सकते हैं, ठीक है। इवन कार्बोनिक एसिड को भी हम इनटेक कर सकते हैं। जैसे कार्बोनिक एसिड किस में होता है, सॉफ्ट ड्रिंक्स जो है ना, पेप्सी, कोका कोला, स्प्राइट जो भी है, उसमें कार्बोनिक एसिड होता है जिसको हम ले सकते हैं। लेकिन हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, इसको हम नहीं खा सकते। अब ये तीनों एसिड में लिटमस पेपर को डालेंगे तो ब्लू लिटमस जो है रेड में चेंज होगा। दिस इज़ व्हाट वी हैव सीन, है ना, ब्लू लिटमस रेड में चेंज होगा। लेकिन कुछ एसिड हम खा सकते हैं, कुछ एसिड स्ट्रॉन्ग होता है, कुछ एसिड वीक होता है। अब कौन से एसिड स्ट्रॉन्ग है, कौन से एसिड वीक है, हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? लिटमस पेपर से तो नहीं कर सकते। इज़ देयर एनी मेथड? इसको फाइंड आउट करने के लिए हम ये लिटमस पेपर को हम यूज़ नहीं करते हैं, वी यूज़ अनदर टूल, अनदर इंडिकेटर, वी कॉल इट एज पीएच पेपर। क्या हम बोलते हैं? पीएच पेपर यूज, पीएच स्केल है, यानी पीएच पेपर यूज़ करते हैं, पीएच। अब ये वाले याद रख लो, पी मतलब पोटेंस, ठीक है, यहाँ पर कहीं लिखा होगा, हाँ ये देखिए, पी मतलब पोटेंस, एच मतलब हाइड्रोजन, ठीक है, यानी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के स्ट्रेंथ को जो बताता है, यानी पोटेंशियल ऑफ द हाइड्रोजन आयन। ज़्यादा हाइड्रोजन आयन के कॉन्सेंट्रेशन है तो स्ट्रॉन्ग एसिड है, कम हाइड्रोजन आयन के कॉन्सेंट्रेशन हो तो वीक एसिड, जिसको हम इवन कंज्यूम भी कर सकते हैं, है ना। चलो, अब कोई भी एसिड है, कोई भी केमिकल सब्सटेंस है, उनके केमिकल नेचर कैन बी मेजर्ड ऑन द बेसिस ऑफ पीएच वैल्यू। पीएच वैल्यू जो है शुरू होता है 0 से 14 तक का पीएच वैल्यू होता है, ठीक है। लोअर द वैल्यू हायर विल बी द एसिडिक स्ट्रेंथ। इतना ध्यान रखो, जितना कम वैल्यू होगा उतना ज़्यादा एसिडिक होगा, जितना ज़्यादा वैल्यू होगा उतना ज़्यादा बेसिक होगा, ठीक है। चलो, अब इसके सिंपल से एग्जाम्पल, अगर 7 है तो न्यूट्रल है, तो एसिडिक स्ट्रेंथ लेफ्ट से राइट जाएंगे तो एसिडिक स्ट्रेंथ कम होते जाएगा, अगर राइट से लेफ्ट आएंगे तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ते जाएगा, ठीक है। चलो, अब कुछ एग्जांपल लेते हैं, क्विकली हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अब 4 वैल्यू दिया हुआ है, मान लो एक है 1, सॉरी, एक का पीएच वैल्यू 1 है, एक का पीएच वैल्यू 7 है, एक का पीएच वैल्यू 3 है, एक का पीएच वैल्यू 14 है। अब वो क्वेश्चन क्या आता है एग्जाम में, 4 पीएच वैल्यू दिया रहेगा एंड यू हैव टू आइडेंटिफाई किसके, इनमें से 4 में से, इन चारों में से किसके एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा है, तो यानी कौन सी वाले एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा है, कैसे हम फाइंड आउट करेंगे? लोअर द वैल्यू हायर विल बी द एसिडिटी, यानी 1 बीइंग लोअर वैल्यू, इसके जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो ज़्यादा होगा। और कौन सी वाली वीक एसिड होगा, यहाँ पे वीक एसिड होगा, अल्दो 14 वैल्यू रहेगा तो वो बेस है, लेकिन वीक एसिड अगर बात किया जाए तो 14 होगा, ठीक है। चलो, अब एक और एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे 2 है, 7 है, 6 है, 3 है, ठीक है। इनमें से कौन से वाले न्यूट्रल होगा? न्यूट्रल मतलब द वन विच हैव्स वैल्यू ये वाले। अब कौन से वाले स्ट्रॉन्ग एसिड होगा? ये वाले स्ट्रॉन्ग। इसमें से कौन से स्ट्रॉन्ग बेस होगा? ज़्यादा जिसका वैल्यू है वो बेस होगा, यानी 6 विल बी, सॉरी 7 ज़्यादा वैल्यू, ये ज़्यादा बेसिक होगा, ठीक है। तो ध्यान ये देना है, ऐसे मतलब मेरे बोलने का मतलब ये है कि जितना कम वैल्यू होगा उतना एसिड का स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा, जितना ज़्यादा वैल्यू होगा उतना एसिड का स्ट्रेंथ कम होते जाएगा, ठीक है। तो ये वाले ध्यान रखना, इतना ही है इसमें पीएच वैल्यू। यहाँ पे दिया हुआ है अलग अलग वैल्यूज़, ये देखो रेड है, जाते जाते ब्लू में चेंज हो जाते हैं ना, रेड लिटमस ब्लू लिटमस के जो वो है ना, तो वो वाले, तो डार्क ब्लू रहेगा तो वो यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, इसके वैल्यू है, तो बेस यानी स्ट्रॉन्ग बेस है, तो रेडिश में जाता है तो स्ट्रॉन्ग एसिड हो जाता है। अब इम्पोर्टेंस ऑफ, इसमें तो आपको पीएच वैल्यू ध्यान रखो, आपको 4 फूड आइटम्स दिया रहेगा या 4 पीएच वैल्यू रहेगा, आपको आइडेंटिफाई करना है कौन से वाले स्ट्रॉन्ग एसिड है, कौन से वाले वीक एसिड है, दैट्स इट, ठीक है। चलो, अब इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ। एवरीडे लाइफ में पीएच का क्या रोल है? तो एनिमल्स पीएच सेंसिटिव, ये वाली ध्यान रखो, 7 to 7.8 में हमारे बॉडी का जो पीएच वैल्यू है ये होना चाहिए, ठीक है। अगर इससे कम होता है तो एसिडिटी हो जाता है, जिसके लिए हम क्या करते हैं, हम एंटासिड्स लेते हैं, है ना। तो इससे ज़्यादा होगा तो बेसिक होगा, सम एसिडिक सब्सटेंस हमको लेना पड़ेगा इन ऑर्डर टू बैलेंस इट। देन व्हाट इज़ द पीएच ऑफ द सॉइल इन योर बैकयार्ड? तो इसकी पीएच वैल्यू स्पेसिफिक रेंज, यानी प्लांट के ग्रोथ जो है नैरो रेंज ऑफ पीएच में काम करता है। अगर पीएच ज़्यादा जाता है तो यानी ये फर्टिलाइजर्स जब ज़्यादा यूज़ करते हैं ना तो पीएच अफेक्ट कर लेता है, तो प्लांट्स की ग्रोथ जो है वो अफेक्ट होता है। दैट इज़ ऑल अबाउट ये वाला पीएच इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन आता है।
इट इज़ यहाँ पे आपको क्या ध्यान वाले देने वाली बात है, आपके स्टोमक है, ठीक है, आपके स्टोमक है, तो आपकी जो इनर लाइनिंग है बायो में आप पढ़ेंगे, यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस होता है, ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस इसलिए होता है जब फूड एंटर होता है तो उसको उसमें जो जर्म्स है उसको किल करने के लिए और वो जो एंजाइम्स है उसको वर्क करने के लिए। सो एनी हाउ उस पर हम नहीं जाएंगे, हमको ये ध्यान देना है यहाँ पे कि स्टोमक के जो इनर लाइनिंग है हाइड्रोक्लोरिक एसिड को प्रोड्यूस करता है। अगर फूड नहीं जाता है तो क्या होगा, एसिड तो प्रोड्यूस होते रहेगा वेदर फूड कम्स और नॉट, यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस होते रहेगा। अगर हम टाइम से अगर फूड इनटेक नहीं करते हैं तो एसिड का कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे ज़्यादा हो जाएगा, तो देन वी फेस द डिफिकल्टी ऑफ एसिडिटी, दिस हैपन्स और नॉट। तो हम डकार लेते हैं, यानी मतलब कट्टा कट्टा का जो आता है ना, तो वो दिस इज ड्यू टू एसिडिटी। जब ऐसे केस में हम करते क्या है, ऐसे केस में हम क्या करते हैं, एंटासिड्स लेते हैं, है ना। एंटासिड इज एंटासिड्स लेते हैं, एंटासिड्स या हम बोलते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, हम बोलते हैं, है ना, ये यहाँ पे लिखा हुआ है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया हम लेते हैं। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इज़ जस्ट एक मेडिसिन है जिसमें ना माइल्ड बेस होता है जिसको हम खा सकते हैं। जैसे माइल्ड एसिड को हम कार्बोनिक एसिड है, ऑक्सैलिक एसिड का जैसे हम खा सकते हैं, वैसा ही कुछ बेसिस है जिसको हम इनटेक कर सकते हैं, ठीक है। जैसे एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड हो गया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हो गया, तो ये सब को ना हम इनटेक कर सकते हैं माइल्ड बेस को। ये माइल्ड बेस जब हम इनटेक करते हैं तो क्या होगा, यहाँ पे तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, तो यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, यहाँ पे जब माइल्ड बेस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को हम लेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे दोनों आपस में न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगा, ठीक है। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, एसिड रिएक्शन विद बेस या बेस रिएक्शन विद एसिड फॉर्म न्यूट्रल हो जाता है, तो यहाँ पे मैग्नीशियम क्लोराइड बनेगा और वाटर बन जाएगा, यानी जो एसिड है ना वो ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए हम ये मिल्क ऑफ मैग्नीशियम लेते हैं। यहाँ पे क्या होता है एक्चुअली, न्यूट्रलाइजेशन, एक्सेस एसिड जो प्रोड्यूस इन द स्टोमक गेट्स न्यूट्रलाइज्ड बाय इनटेक ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन रहता है, ठीक है। तो ये वाले पीएच ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम याद रखो। पीएच ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या है, एसिडिटी के समय हम क्या लेते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम लेते हैं। क्यों लेते हैं, क्योंकि वहाँ पे हमको एक्सेस एसिड जो भी प्रोड्यूस हुआ है उसको न्यूट्रलाइज करना है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन वहाँ पे करना है, ठीक है, दैट्स इट। पीएच टूथ देखे तो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, हमारे जो बॉडी के जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट है ना, वो है क्या है, वो है हमारे टूथ। हमारे बॉडी के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट जो है वो टूथ है। हम बोलते हैं अक्सर कि कीड़ा खा लेता है ना, तो एक्चुअली कीड़ा नहीं खाता है। एक्चुअली व्हाट हैपन्स ड्यूरिंग दिस टूथ डीके हम देखते हैं, ठीक है। तो टूथ डीके क्या है, ये टूथ तो यहाँ पे है, मान लो जब हम फूड लेते हैं ना तो फूड जो है इट इज़ अ बेस, इट इज़ मेड अप ऑफ, ये समझना ज़रूरी है, कैल्शियम हाइड्रोक्सीपेट, ये वाले जो एक कैल्शियम फॉस्फेट से बना हुआ है एक्चुअली, ठीक है, कैल्शियम फॉस्फेट से बना हुआ है, ये यहाँ लिखा है कैल्शियम, क्रिस्टल फॉर्म ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट। कैल्शियम फॉस्फेट इज़ अ बेस, ठीक है, बेस से बना हुआ है। अब जैसे हम फूड लेते हैं, इनटेक करते हैं, तो लेफ्ट ओवर फूड यहाँ पे जो रह जाता है ना, तो इसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म जाता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को खाता है, खाने के बाद इट रिलीजेस, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रिलीज एसिड, ठीक है। एसिड रिलीज करने पर क्या होगा, इसके ऊपर एसिड पड़ेगा, तो हमको पता है एनी एसिड रिएक्ट विद एनी बेस, वो न्यूट्रलाइज हो जाता है। तो यहाँ पे ये तो बेस है, टूथ इज अ बेस। जब ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म फूड खाने के बाद जो एसिड प्रोड्यूस होता है, ये एसिड ये बेस को खा जाता है, ठीक है। ये बेस को जैसे ही खाता है मतलब ये टूथ डीके हो जाता है। इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट दिस हम करते क्या है, द बेस्ट वे टू प्रिवेंट दिस क्लीन माउथ आफ्टर, यानी खाने के बाद हमको थरोली माउथ वॉश करना है, और एवरी डे यानी मॉर्निंग एंड इवनिंग जो है हमको ब्रश करना है ना। तो यानी जो टूथपेस्ट हम यूज़ करते हैं ये इम्पोर्टेंट है, टूथ पेस्ट जो हम यूज़ करते हैं ना, इट इज़ बेसिकली मेड ऑफ अ बेस, ठीक है। जो हम टूथपेस्ट यूज़ करते हैं ना, इट इज़ मेड ऑफ बेस। बेस से जब हम टूथ यहाँ पे ब्रश करते हैं, ब्रश करते समय होता क्या है, यहाँ पे जो एसिड प्रोड्यूस हुआ रहेगा उसको बेस के साथ में रिएक्ट करके न्यूट्रलाइज हो जाता है, इंस्टेड ऑफ, यानी ये एसिड बेस को अफेक्ट करने से पहले, यानी बेस के साथ रिएक्ट करके न्यूट्रलाइज होने से अच्छा ये जो एसिड है, हम जो टूथपेस्ट यूज़ करते हैं ना, वो इसको एक्सेस एसिड प्रोड्यूस्ड ऑन ओवर द सरफेस ऑफ द टूथ गेट्स
क्लीन न्यूट्रलाइज्ड, एक्सेस एसिड जो भी है वो उसको न्यूट्रलाइज कर देता है. सो दिस इज द रोल ऑफ टूथपेस्ट, है ना. तो टूथपेस्ट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है व्हाइल ब्रशिंग आवर टूथ. ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट ये टूथ टीक है. देन यहाँ पे बी स्टिंग, ये जो एंट स्टिंग है यानी सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल्स, इसमें एक चीज़ याद रखो, एंट के जो बाइट होता है ना, इसमें कौन सा एसिड होगा ये याद रख लो, फॉर्मिक एसिड. कहाँ पे लिखा पता नहीं, लेकिन ये वाले याद रख लो, फॉर्मिक एसिड. ये क्वेश्चन आएगा, एंट बाइट में कौन से एसिड्स होता है. तो ये फॉर्मिक एसिड को इंजेक्ट कर देता है, जिसकी वजह से वी फील इरिटेटिंग, जलने शुरू हो जाता है ना. सो दिस इज ड्यू टू फॉर्मिक एसिड. चलो ये हो गया. देन यहाँ पे हम आगे बढ़ेंगे. तो ये चार्ट को देख लो. ठीक है, कौन सा एसिड, विनीगर में कौन सा एसिड होता है, ऑरेंज में कौन सा एसिड होता है, टैमरिन में कौन सा एसिड होता है, टोमेटो में कौन सा एसिड होता है. तो ये सारे ये चार्ट को ना थोड़ा सा ध्यान दे दो, क्योंकि इसमें से एक मार्क के क्वेश्चंस आ सकता है. डन. चलो उसके बाद मोर अबाउट सॉल्ट्स. यहाँ पे मैं अगर आपको मैं बोलूँ तो सिंपल में स्ट्रेट अवे इम्पॉर्टेंट पॉइंट पर मैं ले जाऊँगा. तो वहाँ पे ये है कि ब्लीचिंग पाउडर, हम ये वाले पे आता है अक्सर. ये वाले रिएक्शन याद रख लो. ये वाले रिएक्शन क्यों, क्योंकि दिस इज़ द रॉ मटेरियल. पहला रिएक्शन है सोडियम हाइड्रोक्साइड यहाँ पे बनता है, और यहाँ पे सोडियम कॉमन सॉल्ट से हम केमिकल्स कैसे बनाते हैं. जब ये कॉमन सॉल्ट को इलेक्ट्रिसिटी जब इसमें पास करते हैं, कॉमन यानी एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड. एक्वियस सॉल्यूशन मतलब सोडियम क्लोराइड नमक के जो वाटर होता है उसमें इलेक्ट्रिसिटी को पास करेंगे तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन एंड हाइड्रोजन प्रोड्यूस होगा. इस सॉल्यूशन को हम बोलेंगे ब्राइन सॉल्यूशन. ये याद रखो, ब्राइन सॉल्यूशन मतलब जो नमक का पानी है ना, पानी में नमक को घोल देते हैं जो पानी है उसको हम बोलेंगे ब्राइन सॉल्यूशन. उस ब्राइन सॉल्यूशन में जब इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो हमको सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है, क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस बनता है, जो रॉ मटेरियल है बहुत सारे केमिकल्स को बनाने के लिए. अब ब्लीचिंग पाउडर में आपको क्या याद रखना है मैं बताऊंगा. ब्लीचिंग पाउडर कैसे बनता, उसके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला याद रख लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, CaOCl2, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड इज द के जो नाम है. ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर के अदर नेम, केमिकल नेम इज कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड. ठीक है, या इसको हम ब्लीचिंग पाउडर बोलेंगे. ये ब्लीचिंग पाउडर के फॉर्मूला याद रख लो, आता है एग्जाम में. ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर को कैसे बनता है, ये केमिकल रिएक्शन याद कर लो, ये मालूम चल जाएगा कैसे बनता है. ठीक है, तो एज फार एज ब्लीचिंग पाउडर इज कंसर्न, उसके फॉर्मूला मालूम होना है, कैसे बनता है, देन उसके यूज़ क्या है. यहाँ पे 3 यूज़ दिया हुआ है, देख लेना. ये तीनों यूज़ को पढ़ लो. ठीक है, उसके बाद आता है बेकिंग सोडा. बेकिंग सोडा को हम कैसे बनाते हैं, ये वाले यहाँ पे हो गया बेकिंग सोडा. ठीक है, तो बेकिंग सोडा जब है ना, उसके यूज़ क्या है, यहाँ पे यूज़ लिखा हुआ है. बेकिंग सोडा है ना, बेकिंग पाउडर बनाने के लिए हम यूज़ करते हैं. देन उसके बाद इसके यूज़ क्या है, यूज़ एक तो ये हो गया. देन ये वाली सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट ऑल्सो इंग्रेडिएंट एंटासिड्स जो बोल रहे थे इससे पहले जो एसिडिटी के लिए, तो हम यानी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का एक और नाम है बेकिंग सोडा. ठीक है, चलो. इट इज़ ऑल्सो यूज इन सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर्स. ये यूज़ जो है बहुत इंपॉर्टेंट है. कैसे क्वेश्चन आएगा, नेम ए केमिकल विच इज़ बीइंग यूज्ड इन सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर. कौन सा ऐसा केमिकल सब्सटेंस है जो सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर में यूज़ करते हैं, या कौन सा एक सोडियम कंपाउंड है जिसको हम सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर में यूज़ करते हैं. ठीक है, तो ये तो सोडियम कंपाउंड है, NaHCO3 इज़ द फॉर्मूला ऑफ बेकिंग सोडा. तो ये सोडियम है, सोडियम कंपाउंड है जिसको हम सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर में यूज़ करते हैं, एंटासिड्स में यूज़ करते हैं और बेकिंग पाउडर बनाने में मदद करते हैं. ठीक है, चलो. ऑलराइट, सो ऑन व्हाट प्रॉपर्टी इट इज़ बीइंग यूज्ड इन सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर. इसको हम फायर एक्सटिंग्विशर में यूज़ करने का मेन रीज़न क्या है, जब इसको हीट करेंगे तो क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है. ये याद रखो, कार्बन डाइऑक्साइड जो है फायर एक्सटिंग्विशर में यूज़ होता है. ठीक है, दैट्स इट. उसके बाद हम देखते हैं वॉशिंग सोडा. वॉशिंग सोडा के फॉर्मूला याद रख लेना, Na2CO3 डॉट, ये डॉट है डॉट 10H2. दिस इज द मॉलिकुलर फार्मूला ऑफ वॉशिंग सोडा.
ये डॉट 10H2O क्या है, ये याद रख लो, दिस इज। अब क्वेश्चन में आता है व्हाट डस डॉट 10H2O सिग्निफाइज या represents in this chemical molecular formula. Dot 10H2O is water of crystallization, ये याद रख लो, important है, water of crystallization, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है water of crystallization, क्या लिखा है तो आगे में है। और उसके वॉशिंग सोडा का यूज़ क्या है पता है आपको, कपड़ा धोने के लिए यूज़ करते हैं, देन इट इज़ यूज टू मैन्युफैक्चर सोडियम कंपाउंड, यानी बोरैक्स बनाने में ये यूज़ होता है, याद रख लो। सोडियम कार्बोनेट क्लीनिंग एजेंट का तरह भी यूज़ होता है, और परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, तो ये याद रख लेना, ठीक है। दिस आर सम, यहाँ पे देखो व्हाट डज 10H2O सिग्निफाइज, ठीक है, तो ये वाला, तो डॉट 10H2O इज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, तो ये हो गया। देन तो इसमें और बस इतने ही रहने दो। देन उसके बाद प्लास्टर ऑफ पेरिस, उसके मॉलिकुलर फॉर्मूला देखो, CaHO4 डॉट हाफ H2O, ठीक है, ये है प्लास्टर ऑफ पेरिस का मॉलिकुलर फार्मूला याद रखो, सफिशिएंट, और ज़्यादा हम नहीं देखेंगे, इसके प्रिपरेशन की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो उसके बाद ये है जिप्सम बनता है, जिप्सम यानी सीमेंट में पानी डालने सुखाने के बाद हार्ड हो जाता है ना, तो दिस इज़ बिकॉज ऑफ जिप्सम। ये कैसे बनेगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस में जब पानी डालेंगे 1.5 वाटर मॉलिक्यूल कंज्यूम करेगा और CaSO4 डॉट 2H2O, यहाँ पे देखो अगेन डॉट 2H2O इज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। इससे पहले हम देखे थे डॉट हाफ H2O, CaSO4 डॉट हाफ H2O, यहाँ पे हाफ H2O क्या है, ये भी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है, ये देखो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। एंड सो दिस इज ऑल अबाउट ये सेकेंड चैप्टर, ये दोनों को अच्छे से प्रैक्टिस करो। कल हम 2 चैप्टर को कवर करेंगे, ठीक है, कल मेटल्स एंड नॉन मेटल्स और कार्बोनेटेड कंपाउंड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, तब तक के लिए इसको रेडी रखो, ठीक है। चलो, तो होप कि आप आज की क्लास आपके लिए यूज़फुल था होगा। इसमें से अभी कुछ क्वेश्चंस अगर आपको पूछना है तो यू कैन आस्क इट वेल, आप पूछ लो, अगर क्वेश्चन पूछना है तो, कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हो।